नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के आज के इस रात्रि के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं किस प्रकार की अनेकों प्रकार की जो चर्चाएं कहीं ना कहीं आधारित रही भाजपा और कांग्रेस के द्वारा सांगठनिक स्तर पर लिए गए निर्णयों को लेकर। हमारा प्रयास जरूर है, हमने वो नहीं तुक्का भजीती करने का हमने प्रयास नहीं किया कि अगर कांग्रेस के साथ बीजेपी को भिड़ा दें, बीजेपी के साथ कांग्रेस को भिड़ा दें। नमस्कार इंडिया का यह प्रयास रहा कि एक सार्थक चर्चा हो, कुछ चीजें निकल कर आए, मंथन किया जाए, जिसमें से मंथन करने के बाद कहते हैं पिलोने के बाद मक्खन निकले, वो एक प्रयास नमस्कार इंडिया का छोटा सा। आज की इसी चर्चा के अंदर आज की चर्चा जो नमस्कार इंडिया की हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो भी अपने निर्णय लिए, जो भी संगठन के स्तर पर निर्णय लिए, हम संगठन के स्तर की बात कर रहे हैं कि वो क्या ठीक थे, कहीं इमैच्योर्ड तो नहीं हो गए, कहीं अति उत्साह में लिए गए निर्णय तो नहीं हो गए, और कहीं उनके दूरगामी परिणाम नुकसानदायक तो नहीं होंगे पार्टी के लिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से मुकेश तंवर जी हमारे साथ चर्चा में सम्मिलित। मुकेश तंवर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन आज की इस चर्चा में। मुकेश तंवर जी, मुकेश जी, मेरा आपको भी मालूम है पिछले दिनों, खास तौर से अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर चलने का प्रयास करूं, शुरुआत यहाँ से करूं, जिसे कहते हैं उल्टी अगर पूंछ से शुरुआत करूं, आपको भी मालूम है अभी पीछे क्या हुआ। जितिन प्रसाद को लेने का एक निर्णय लिया गया। निर्णय क्या, जितिन प्रसाद को ज्वाइन करा दिया गया पार्टी के अंदर। उन जितिन प्रसाद को जो 2014 के चुनाव के अंदर चौथे नंबर पर थे, 2017 का चुनाव हार गए, 2019 का लोकसभा हार गए, और वर्तमान में पंचायत चुनाव अपनी भाभी तक को नहीं जिता पाए। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई जनाधार ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जो पिछले काफी समय से मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को गरियाने में लगा हुआ था। हालांकि राजनीतिक रूप से लगा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से पिछले वर्ष जो भी ब्राह्मण हत्याओं का एक दौर चला, मतलब काफी संख्या में जब ब्राह्मणों की हत्या, तो इन्होंने, जितिन प्रसाद ने एसी रूम में बैठ के जिस प्रकार का एक अभियान चलाया, मैं एसी रूम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मुकेश जी, बाहर निकलकर सड़कों पर उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो मैं यही से पहला प्रश्न मेरा आपसे मुकेश तंवर जी, आपको लगता है कि ये परिपक्व निर्णय है? मैं तो कहता हूं ये परिपक्व निर्णय नहीं था। आपकी प्रतिक्रिया मुकेश जी? जहां तक संगठनात्मक दृष्टि से बात है कुलदीप जी, अभी कांग्रेस की जो धारा चल रही है, मैं विचारधारा तो नहीं कहूंगा, जो धारा चल रही है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो मजबूरीवश वहां पे संगठन में उनके साथ काम कर रहे थे, या जो चाहते थे कि हम थोड़ा हटकर कार्य करें। मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, मैं नकार नहीं रहा कि वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन पिछले दिनों नहीं कर पाए और जिला पंचायत का चुनाव भी वो नहीं जीत पाए। उसके बावजूद अगर उनके मन में ये बात आती है कि मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, वो एक लंबा दौर था, पिछले दिनों नहीं, 2014 से मैंने गिनवा दिया, और पार्टी ने, कांग्रेस ने, हालांकि मेरी चर्चा बीजेपी के निर्णयों को लेकर थी, लेकिन फिर भी जब आपने चर्चा शुरू की है, और अब लेटेस्ट बंगाल चुनाव तक में वो पार्टी का वोट प्रतिशत गिराकर ही आए हैं। तो मेरा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला तो किस पर खेला? किसी ऐसे घोड़े पर तो दांव लगाते ना जहां कुछ लगता कि हाँ ये लंबी रेस का घोड़ा है। मुकेश जी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कुलदीप जी, और संगठन के निर्णय से कहीं ना कहीं मेरे हृदय में भी कोई ना कोई एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो ये निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भविष्य में के गर्व को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए कुछ निर्णय के अंदर सकारात्मक जो है रिजल्ट निकले। मुकेश जी, अभी मैंने, आप ही ने मुझे एक प्रश्न दिया, आपने कहा कि मेरे मन में भी कुछ है। ठीक है साहब, मैं आपकी शंका को बिल्कुल वाजिब ठहरा रहा हूं। अभी पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ा भयंकर असंतोष पनपा। दिलीप घोष
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुरचुरा के अंदर, हुबली में एक क्षेत्र पर था चुरचुरा, वहां पर संगठन की बैठक लेने गए थे, सांगठनिक कार्यक्रम के अंतर्गत गए थे, और वहां उन्हें जबरदस्त असंतोष का सामना करना पड़ा। लोगों ने सवालों की बौछारी नहीं लगा दी, बल्कि वहां पर एक तरीके का बड़ा अजीब सा माहौल हो गया वहां पर। तो जो शंका आपके मन में है वो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन के अंदर है, और आपने इसका परिणाम भी देखा। पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी अगर मैं चला जाऊं, आपने परिणाम देखा, जिस प्रकार एक भर्ती खोल दी गई थी कि आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, उससे जो मूल काडर का व्यक्ति था, जो जैसे आप जैसे जो लोग जुड़े हुए, उनके अंदर अगर मैं असंतुष्टता भी ना कहूं तो चिंता जरूर पनपी। मुकेश जी, बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। जहां तक बात है, जो संगठन का कार्य करता है, जिसने बचपन से भाजपा का जनसंघ का झंडा उठा के कार्य किया है, जिसने दरियां बिछाई है, उसके मन में जरूर एक असुरक्षा का एक उसके दिमाग में माहौल सा बना। जी लेकिन देखिए, राजनीतिक दृष्टि से कुलदीप जी, मैं शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को गलत नहीं ठहरा रहा, क्योंकि जो राजनीति में दिखता है वही बिकता है। और जहां तक बात है, अगर हम मुकेश जी, जनाधार को राजनीति वोट में जो बैंक, दिखता है वो बिकता है। मतलब इंटरनेट पर बैठकर अगर जितिन प्रसाद बैठ गए और उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद नाम से एक मुहिम चला दी, सड़क पर उतरकर नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आपने चला दी, फिर वही बात है कि कुछ तो वजन हो ना। आपने वहां शुभेंदु अधिकारी को लिया, बिल्कुल ठीक निर्णय था, मान लिया गया उस चीज को। मुकुल राय को भी, हालांकि अब उनकी घर वापसी हो गई, एक समय में लिया, बिल्कुल वजनदार निर्णय था। लेकिन जितिन प्रसाद जैसों के लिए जो निर्णय लिया गया, उसके अंदर आपको भी पता है, उस निर्णय से एक तरीके से मैं कहूं, उस निर्णय के कारण पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश के संग, मैं आगे चर्चा करूंगा, वहां भी कुछ ना कुछ तो असंतोष उभरा है। ठीक है, कई बार कह नहीं पाते, आप जैसे जो डेडिकेटेड लोग होते हैं वो नहीं कह पाते, समर्पित लोग कई बार नहीं कह पाते खुल के, लेकिन मन की पीड़ा तो होती है ना मुकेश जी। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल ठीक से जायज ठहराता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में बड़ा फर्क है। जी सबसे पहली बात यह है, पूर्व में भी बहुत कांग्रेस के दिल्ली में जैसे जो परिवहन मंत्री थे, क्या नाम था उनका, सरदार जी सिंह साहब थे अपने, उनको अरविंदर ज्वाइन लवली कराया आए था, थे। तो अरविंदर सिंह लवली जी। जी तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी घर वापसी की। जी तो कहीं ना कहीं भाजपा के संगठनात्मक जो दृष्टि है वो कुछ अलग है, कांग्रेस की अलग है। और जब अन्य पार्टी का कोई व्यक्ति संगठन से जुड़ता है, तो जो भाजपा का कैडर है, जिस भाजपा के कार्यकर्ता ने तन मन धन से संगठन को सींच के जो यहाँ तक लाया है, जी उसके मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा असुरक्षा का बीज उसके मन में आ जाता है कि अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, या मेरे जैसे कार्यकर्ताओं जी, का डायलॉग तो क्या मुकेश होगा। जी था कि तेरा क्या होगा खा लिया, लेकिन दिक्कत यह कि मेरा क्या होगा। हमने मुकेश जी इसीलिए इसका नाम लिया, वो कहते हैं चांद जाने कहाँ खो गया। वो कहते हैं ना कि चांद को लोग अर्क देकर अपने व्रत खोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं लोगों को एक विश्वास था, एक आस जगी बहुत सारी चीजों को लेकर। मैंने भारतीय जनता पार्टी को सूरज की तरह नहीं बताया रोशनी, क्योंकि उसमें से कई लोग फिर तपन भी महसूस करते हैं, इसलिए चंद्रमा से कहीं ना कहीं तुलना करने का प्रयास किया। शीतलता। लेकिन अगर चंद्रमा को ग्रहण लगना शुरू हो जाए, अब मैं पीछे कुछ निर्णयों की चर्चा करता हूं, आपको भी पता है, बेझिझक, इसमें कोई दो राय नहीं कि पीछे योगी आदित्यनाथ और सेंटर के बीच में थोड़ी बहुत तनातनी रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दाव बहुत भयंकर खेला जितिन प्रसाद पर, उन जितिन प्रसाद पर जो पिछले काफी समय से गरिया रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। यद्यपि कुछ लोगों का यह भी मानना है, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले भी ये बीजेपी में शामिल होना चाह रहे थे, कुछ लोगों का इसलिए मानना है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट किया हुआ था कांग्रेस के अंदर जितिन को। तो प्रश्न है कि उन्होंने जो दाव तो ठीक समय पर खेला, जब वो आंखें तरे रहे थे योगी आदित्यनाथ, उस समय कानों कान खबर नहीं हुई, और तो और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार, उन तक को भी, और उन्हें ज्वाइन करा दिया गया, और वहीं से शायद योगी आदित्यनाथ का जो पारा थोड़ा सा नीचे आया, और उन्होंने भागे भागे दिल्ली दरबार के अंदर
हाजिरी बन जाएगी। आगे की चर्चा भी मैं करूंगा इस विषय को लेकर। कहीं ये एक जिसको कहते हैं ना, आप शतरंज खेलते हैं तो उसके अंदर, हालांकि मुझे शतरंज आती नहीं है, या जैसे ताश के पत्तों में सीप का एक दाव, एक वो तुरुप का इक्का जो लगा कर रखते थे, कहीं इतने समय से तुरुप का इक्का के रूप में तो नहीं रख रखा था जितेंद्र प्रसाद को भारतीय? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जितेंद्र प्रसाद जी का कद अभी इतना बड़ा नहीं है संगठन में कि वो आदित्य योगीनाथ जी के व्यक्तित्व के ऊपर या उनके जो स्वामित्व है या उनका जो एक कद है भाजपा में, उसको वो चैलेंज कर पाए। और मैं नहीं समझता कि वो उनके आसपास भी कहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ जी का एक चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने क्राइम के ऊपर जो बहुत अच्छी तरीके से लगाम लगाया, और सबका साथ सबका विकास में जिस प्रकार से उनकी भूमिका रही, और कोरोना काल में भी जैसे वो खुद इन्फेक्टेड थे तब भी वो लोगों के बीच में रहे, और जनता से जिस प्रकार वो मिलते हैं, और प्रशासनिक रूप से जो उन्होंने क्राइम के ऊपर अंकुश लगाया, तो जितेंद्र प्रसाद जी तो उनके दाएं बाएं भी नहीं नहीं, और ना हो जितेंद्र सकते। प्रसाद नहीं है, लेकिन कहीं तो आप लाओगे ना एक आदमी। तो फिर मुझे ये बताइए ना मुकेश जी, कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा समर्पित कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व क्यों आखिर करने लगा? कहीं तो संगठन के अंदर, मैं अगेन निर्णयों के ऊपर आ रहा हूं, अभी जितेंद्र प्रसाद का निर्णय और भी आगे चर्चा करूंगा, असंतोष क्यों उभर रहा है? तो क्यों असंतोष उभरा योगी आदित्यनाथ और केंद्र को लेकर, नहीं, केंद्रीय केंद्र सत्ता को लेकर भाजपा की? केंद्र सत्ता में और योगी जी के बीच में कोई ऐसी तनातनी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि योगी और मोदी के बिना कुछ भाजपा में संभव है आज के समय में। और जहां तक नहीं, बात केंद्र कहीं की तो वर्चस्व की लड़ाई अब है मुकेश जी, आप मानिए या नहीं मानिए, वर्चस्व की लड़ाई तो कहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि राधा मोहन सिंह को भी वहां भागना पड़ा, और इसीलिए केंद्र जो शीर्ष नेतृत्व था वो अश्वनी कुमार सिंह को, और जो आईएएस था उनके रिटायरमेंट के बाद, ये वास्तविकता है कि जबरदस्ती उनको गृह विभाग दिलाना चाह रहे थे। हालांकि अब जो योगी लौटे हैं, जो लौट कर गए हैं, मुकुल राय वाले झटके के कारण योगी फिर अपना कद बढ़ाते हुए गए। ठीक है, अश्वनी शर्मा को मंत्री भी बनाया जाएगा, संभावना है जितिन प्रसाद को भी सेट किया जाए, एडजस्ट किया जाए वहां पे, लेकिन अब उन्हें गृह विभाग जैसी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो कहीं तो है क्या अब प्रधानमंत्री की तरफ तो नजर नहीं जाने लगी है योगी आदित्यनाथ की? हालांकि जाने नहीं लगे, नहीं कोई नहीं बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं मानते, सबका एक अधिकार है, लेकिन फिर भी तो फिर मुझे बताइए ना क्यों असंतोष पनप रहा है? मैंने पश्चिम बंगाल का आपको नहीं, उदाहरण दिया, पश्चिम जी बंगाल जी में मैं दिलीप घोष के सामने नारेबाजियां हुई हैं, खूब नारेबाजी हुई है। मैं और भी स्टेट की चर्चा करूंगा, तो आप मुझे बताइए ना सर, पश्चिम में, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों असंतोष पनपा मुकेश जी? उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, जी अभी आपने राधा मोहन सिंह जी की बात की, तो वो हमारे आदरणीय पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं। और जहां तक बात है योगी जी की, योगी जी का जो एक वर्चस्व है, जो उनकी प्रेजेंटेशन है, जो उनका निर्णय लेने का जो तरीका है, और जो कार्य करने का उनका तरीका है, वो एक संत के साथ साथ एक योगी, मतलब जो कार्य से भी योगी है। और उनके निर्णय पे केंद्र ने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और जहां तक बात है कि महत्वाकांक्षा की, नहीं, केंद्र कोई ने व्यक्ति, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन केंद्र के अनेकों निर्णयों को योगी ने, चाहे अनमने मन से ही योगी लागू करते रहे, अनेकों बार वो असहमत हुए लेकिन लागू करते रहे। लेकिन अब कोई तो स्थिति आ गई ना जो उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया सोनी शर्मा को गृह विभाग देने से। कि ऐसा है, आज के समय में जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, जी जिस प्रकार की राजनीति धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अब पनप रही है, और उठ के जो चलने वाली है, आगे भी काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप तो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, तो आप तो हम लोगों से ज्यादा बेहतर जानते हैं। योगी जी का निर्णय कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर है कि गृह विभाग एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग, जी और गृह विभाग को किसी भी व्यक्ति को आवंटित करना, या उसके ऊपर एक विश्वास जताना बड़ा मुश्किल कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है आज की मतलब बात आप ही यथास्थिति। ने कह दिया ना मुकेश जी,
कि कुल मिलाकर केंद्र थोपने का प्रयास जो कर रहा था वो गलत निर्णय था केंद्र का। मेरा सवाल यही है कि केंद्र गलत के नहीं, गलत निर्णय आजकल कुछ इस प्रकार के क्यों आने लगे हैं? नहीं नहीं जिन नहीं, निर्णयों, केंद्र जिन का अचूक निर्णयों के लिए आपकी सत्ता जानी जाती थी, शीर्ष नेतृत्व जाना जाता था, आज वो डगमगाते हुए से निर्णय क्यों लेने लगा है साहब? नहीं, ऐसा वास्तु स्थिति जो उत्तर प्रदेश में योगी जी फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं, या उसका समाधान वो किसी और प्रशासनिक रूप से देखना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक गृह विभाग है, गृह विभाग किसी को देखना चाह आवंटन रहे हैं करना, आपका शीर्ष नेतृत्व योगी की बढ़ती प्रतिष्ठा, योगी की बढ़ती ख्याति से कहीं असहज महसूस कर रहा है। नहीं नहीं, योगी जी तो मठाधीश है, और संतों के तो कार्यों पे हम कभी प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते। गोरखपुर से उनका तो अपना एक इतिहास रहा है, बड़ी कम उम्र में पहली बार वो सांसद बने, और तब से लगातार उनका तो वहां पे एक योगी जी को लोग एक बड़े आदर के रूप में उनको पूछते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आज यही स्थिति, कद बढ़ने की जहां तक बात है, लोगों के मन में योगी जी के प्रति अलग प्रकार की आस्था है, वो उनके निर्णयों से प्रसन्न है। और जहां तक प्रसन्नता की बात नहीं, है, आम सुरक्षा, जनता प्रसन्न है, लेकिन आपका शीर्ष नेतृत्व प्रसन्न नहीं लग रहा था। और मैं एक उदाहरण और दे दूं, क्या हो रहा है कि जैसे शुभेंदु अधिकारी आए, टीएमसी से आए, भारतीय जनता पार्टी में आए, अभी पीछे जब वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली आए, तो उसके बाद भी असंतोष पनपा। और जो पुराने नेता हैं उनका मानना है कि बेवजह शुभेंदु अधिकारी को तरजीह दी जा रही है। तो असंतुष्टता, असंतोष भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो पनप रहा है शीर्ष नेतृत्व के निर्णयों से। मुकेश जी, आप बताइए, मैं इसके बाद तीसरी स्टेट की भी चर्चा करूंगा आपसे। मैं आपकी बात, शुभेंदु अधिकारी जी की जो बात है, उन्होंने जो घर वापसी की, देखिए, मैंने शुरू में कहा कि जब कोई अन्य दल से, राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति आता है, वो चाहे बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं जो पार्टी का कैडर है वो चिंतित होता है। और वो मैंने आपको पहले बताया कि जो विचारधारा है उसमें बड़ी समस्या है। जी आज अन्य दल से लोग आए हुए वंदे मातरम बोलना पसंद नहीं करते। जी मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको वंदे मातरम कंठस्थ नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है, वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि और वंदे मातरम को नमन कर ध्वज, और वो उसके अंदर जो एक राष्ट्रीयता है वो कूट कूट के भरी हुई है। जी। तो इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। और जब शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग दोबारा टीएमसी ज्वाइन करते हैं, और नहीं नहीं नहीं, वो तो मुकुल रॉय गए, शुभेंदु तो आप ही के पार्टी में विपक्ष के सॉरी, नेता हैं। हाँ, मैं गलती मानता हूँ, मुकुल राय जी जब वो खड़े होते हैं, और वो ममता दीदी के साथ खड़े होकर बोलते हैं, नहीं मैं तो भटक गया था और मैं घर वापसी आ रहा हूँ, तो कोई भटकता नहीं है, सबका अपना स्वार्थ है। और उनको लग रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सत्य। देखिए मुकेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे चर्चा करना, क्योंकि आप कई चीजों को ना पार्टी स्तर से ऊपर उठकर स्वीकारते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है आपके अंदर। हालांकि पार्टी की वो कहते हैं ना खींचतान के अंदर ये चीजें शायद प्रगति में कहीं बाधा बनती हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे लोगों की भी वास्तव में आवश्यकता है। और अब आपकी पार्टी आप जैसे लोगों की, मैं कोई मुंह पर मक्खन या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता आपकी पार्टी आप जैसे लोगों की कदर करती है या नहीं करती है, ये तो समय बताएगा। जी बोले मुकेश जी। तो ये बड़ी एक विडंबना है। और जो शीर्ष नेतृत्व के जो फैसले होते हैं, कई बार वो सोचते कुछ और है, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है। अब जितेंद्र प्रसाद जी की ज्वाइनिंग पे भी जैसे आम कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि भाई इनको भी, जैसे आपने शुरू में प्रश्न किए, 2014 से इनका तो ग्राफ बिल्कुल ही डे बाय डे डाउन जो गया है। और आज दाव जो खेला गया, लोगों का मानना, आप लाते, दुनिया लाती है, पार्टी तोड़कर लाती है, इसमें कहीं कोई दो नहीं है, लेकिन दाव जो खेला गया वो एक जिसको कहते हैं गलत घोड़े पर खेला गया, लोगों का ये गलत घोड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन घोड़ा तो नहीं था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस समय पिछले कुछ समय के बाद से कांग्रेस पर भी बिल्कुल कोई आपकी ज्यादा बात, असर पड़ा होगा। अच्छा नहीं चलिए, मैं तीसरे राज्य की भी तीसरे क्षेत्र की चर्चा भी आपसे कर लेता हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुकेश जी। मैं लक्षद्वीप की चर्चा कर लेता हूँ। लक्षद्वीप के अंदर भी भयंकर असंतोष पनपा है। वहां पर जो आयशा सुल्ताना है, जो लक्षद्वीप से फिल्म मेकर हैं, उनका जो बयान था, उस बयान के बाद में हालांकि
जो आपके लक्षद्वीप के जो भाजपा के इकाई प्रमुख हैं सी अब्दुल खादर हाजी, उन्होंने उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा तो दर्ज करा दिया है, लेकिन बाकी की बीजेपी नाराज हो गई और वहां पर 15 आपके नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, वो कोई ढंग से काम नहीं करते, वो जन विरोधी कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर असंतोष वहां तक पहुंच गया। खाली अब मैं इसको पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, असंतोष तो आपका लक्षद्वीप तक पहुंच गया साहब। तो बात फिर वही आ गई कि क्या बात है, निर्णय शीर्ष नेतृत्व निर्णय नहीं ले पा रहा है ठीक से, या अब लोगों ने की निष्ठा थोड़ी सी भटकने लगी है किन्हीं कारणों। पहले तो सख्त निर्णय ले लिए जाते थे, अब क्या हुआ ऐसा मुकेश जी? मैं लक्षद्वीप पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी जिस प्रकार से वह कार्य शुरू में कर रहे थे, या प्रत्यक्ष में जो उन्होंने अभी निर्णय लिए, या वहां के जो संगठन के इकाई के लोग देखिए, उन्होंने जो आरोप नाराज हैं। लगाया था, कहते हैं कि अब तक हर रोज 100 केस सामने आ रहे हैं। स्पष्ट तौर से कहा है उन्होंने, केंद्र सरकार ने बायो वेपन के तौर पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की तैनाती की है। अब तक वो जो कि अलोकतांत्रिक जन विरोधी नीतियों को लागू कर रहे हैं और उनसे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और यही कारण है। बेशक इकाई प्रमुख ने तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन आपके 15 नेता त्यागपत्र देकर खड़े हो गए। अब बताइए कहां कहां असंतोष संभालेंगे? असंतोष कई जगह पर पनप रहा है। योगी क्योंकि मैच्योर्ड पॉलिटिशियन थे, उनके विरुद्ध जो झटका देने की तैयारी थी मुकुल रॉय के घर वापसी के कारण, वो चीज तो अधर में लटक गई, और जो योगी है वो कहीं ना कहीं प्रफुल्लित होकर उत्तर प्रदेश की ओर लौटे हैं। तो ये असंतोष मेरा फिर वही कारण है कि क्या केंद्र के जो आपका शीर्ष नेतृत्व, उसके निर्णय में कुछ अब अपरिपक्वता आ गई, ये क्या कारण है? आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं मेरी जगह मुकेश जी। इसमें जहां तक निर्णय की बात है, देखिए मुकेश जी, नाराजगी तो कई निर्णयों को लेकर ही होगी ना। आपकी बातों में, आपके आदेश के अंदर जान नहीं हो रही ना, आप एक्शन नहीं ले पा रहे ना, सबसे बड़ी चीज ये। और एक्शन ना ले पाने का अर्थ ये कि संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी की मजबूती पर असर आता है, और आने वाले चुनावों में विपक्षी दल, वो तो शुक्र है कांग्रेस जैसा दल है जिसके अंदर दम ही नहीं है बिल्कुल भी, अदरवाइज तो दूसरा आदमी आसानी से भुना दे। अगर इसी प्रकार के मौके भाजपा को मिल जाते, आप समझ सकते हैं भाजपा क्या क्या नहीं कर बैठती। लेकिन आज ये चीजें उल्टी पड़ रही है। सिर्फ आपके पक्ष में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपके पास विरोधी कोई नहीं, कांग्रेस तो बिल्कुल शून्य प्राय है। देखिए मैं आपको एक अभी प्रत्यक्ष में जो वास्तव स्थिति है वो ये है कि देश बड़े संकट के दौर से, जी, देश ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा है जहां पे कुछ राज्य सरकारें देश को या प्रधान सेवक को सहयोग नहीं करती। कहीं ना कहीं एक जो वर्चुअल मीटिंग्स के अंदर हो रहा है आजकल, आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से लोग। मुकेश जी, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, मैं आज वो बीजेपी कांग्रेस, आम आदमी कांग्रेस, बीजेपी वो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा, के अंदर की ही चर्चा कर रहा हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से आज देश की स्थिति है, तो निर्णय आर्थिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और विदेशी नीतियों के लिए जो निर्णय लेने हैं वो लेने तो एक ही व्यक्ति। उस स्थिति के अंदर आज कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना सामूहिक हुआ करते थे। आज दिक्कत यही होगी, एक ही व्यक्ति निर्णय लेने लगा है। परेशानी है, विदेश का काम भी आप ही संभाल रहे हैं, मोदी जी संभाल रहे हैं, सारे काम मोदी जी संभाल रहे हैं, क्यों नहीं कार्यों का बंटवारा करते? क्या अपने मंत्रियों के ऊपर भरोसा नहीं है क्या उनको? खैर, आप आइए अपने जवाब के ऊपर। नहीं, बिल्कुल पूरा भरोसा है। मंत्रिमंडल में एक से एक दिग्गज नेता हमारे दिग्गज नेता, पहले निर्णय मंत्रिमंडल में लिए जाते थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी घोषणाएं होती थी। आज हर छोटी छोटी घोषणा के लिए नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आते हैं, बाकी मंत्री नजर कहाँ रहे? आप मुझे ये भी तो बताएं ना। मैं आपको वही बताता हूँ। मैं आपको देखिए, हमारे मंत्रिमंडल में
दिग्गज नेताओं की कोई कमी नहीं, आदरणीय मान राजनाथ लिया, सिंह जी लेकिन और दिग्गज कहाँ, वो सबसे पर भारी तो एक ही पड़ रहे हैं ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी पीछे भी जब मोदी जी ने आके इसमें टीवी पे जब घोषणा की कोरोना काल में, ठीक है, आज सबसे पहले अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो वो नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पे लगता हम्म, है। कहीं ना कहीं जिस पे आरोप लगता है क्लैरिफिकेशन उसको देनी जी पड़ती है। आज प्रेशर बहुत ज्यादा है और उस प्रेशर को हमारे जो इकाई है या हमारे जो संगठन के जो कार्यकर्ता है या अन्य राज्यों में जो स्थापित लोग हैं, वो शायद उसको रीड नहीं कर पा जी कि किस विषय में क्या निर्णय लिया गया है। और क्योंकि आजकल आप किसी भी राजनीतिक दल में देख लें, इस्तीफा देना एक रिवाज सा बन गया। जी चाहे वो हमारा खुद का संगठन है, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल है, तो आज एक रिवाज बन गया है कि मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस्तीफा दूंगा। ग्रुपिंग की राजनीति लोग करने ये लगे हैं। कम से कम मैं अपने देश के दर्शकों से कहूंगा कि एक चीज की तो मैं बाकी नहीं, मुंह या मिट्ठू मैं भी बन लूं, एक चीज के तो दाद देंगे कि हमने एक निहायत ईमानदार व्यक्ति जो बड़ी ईमानदारी से किसी चीज को स्वीकारता भी है और विवेचना भी करता है, कम से कम हमारे साथ चर्चा में आज उस स्तर का एक व्यक्ति है। जी मुकेश जी बोलो। मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ कुलदीप जी। आप कहते हैं ना टोकरी में भर के मान सम्मान पूरा देते हैं इसके लिए नहीं आप मुकेश जी, जो प्रसिद्ध हैं। सत्य है वो स्वीकारना चाहिए, अगर कोई बात है तो उस पर खूब खिंचाई भी होनी चाहिए। प्रश्न बिल्कुल, और मेरा एक शुरू से मानना है मुकेश जी, लोग कहते हैं ना कि नाव जो बनती है ना लाख रुपए से ऊपर की बनती है, एक उसमें अगर छेद हो जाए गलती से, जो 10-20 रुपए से भर जाए, अगर उसको नहीं भरा गया तो पूरी नाव को डुबा देता है। इसलिए ठीक बात। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो कई लोगों को बुरे लग सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये कि वो कहीं ना कहीं उनकी भलाई के लिए और उससे भी बड़ी राष्ट्र की भलाई के लिए उस प्रकार के प्रश्न किए जाते कि आज जिस हैं। सहमति प्रकार का असहमति माहौल, बात की चीजें। हाँ, आज जिस प्रकार का जो माहौल राष्ट्र के अंदर स्थापित है, कहीं पे किसी प्रकार का विरोध है, कहीं पे किसी प्रकार का, कभी बिल के ऊपर है, कभी सीए के ऊपर है, कभी, तो जवाबदारी तो प्रधान से, जिसके नाम पर भाजपा आज वोट मांगती है, मैं जाके वोट मांगता हूँ, मैं जाके बोलता हूँ कि जी हमारे हाथ मजबूत कीजिए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए, योगी जी के हाथ मजबूत कीजिए। आज खालिस्तान के समर्थक बॉर्डरों को घेर के बैठे हैं। आज राज्यों के अन्य जो राज्य हैं उनके जो सुनिए उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो महामारी पे काबू नहीं पा पा रहे हैं, डोजेस बर्बाद हो रही है। आज प्रधान सेवक से ही लोग प्रश्न कर रहे हैं उस मुकेश जी वो कंडीशन में। मिसमैनेजमेंट की चर्चा आपको जरूर बिठाऊंगा जिस दिन बाकी चीजें नहीं होंगी। उस अब एक कंडीशन आखिरी में प्रश्न मुकेश जी, एक और सुनिए। पीछे बहुत से लोग जिनको योग गुरु कहते हैं, जिम ट्रेनर कह लें, योग गुरु कह लें, जो मर्जी कह लें, सबके अपना। जी मैंने बहुत स्पष्ट होकर कहता हूं, आज के समय में चाहे कुछ भी हो, लेकिन रामदेव वो व्यक्ति है जिसने जून 2011 में एक घोषणा की थी कि मैं भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी करूंगा। बाद में बयान वापस लेते फिरेंगे, कुछ भी होता है, छोड़िए। अब उन्होंने कहा कि मुझे किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरा फिर प्रश्न वहीं उनके ऊपर, वो कहते किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता, और उस व्यक्ति ने आज तक अपना बयान वापस नहीं लिया है। क्या हुआ, राज्य और केंद्र सरकारें सारी की सारी पंगु बन गई क्या? फिर वही बात है, निर्णय क्यों निर्णय डगमगा रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जो घोषणा करते हैं इस प्रकार की, आप बाकी की और चीजों के ऊपर तो राष्ट्रद्रोह देशद्रोह के केस दर्ज हो जाते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर आज तक निर्णय, और उसने जो भी वैक्सीनेशन के बारे में कही, जो तो बकवास किया, हमारी 6 करोड़ करीब डोज बाहर चली गई, उन लोगों के ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में उन लोगों के अंदर इस व्यक्ति के बयान ने जो भय बिठाया, जो हमारी छवि खराब करी, क्यों नहीं सरकार निर्णय ले पाई? और सबसे बड़ी बात, और फिर उसके बाद खुला चैलेंज भिंडरावाला की तरह कि भाई किसी के बाप में दम नहीं है, तो क्या एक और भिंडरावाला तैयार किया जा रहा है? मेरा फिर वही कि चांद जाने कहां खो गए, इस निर्णय के लिए आप जाने जाते थे महाराज। क्या अब योगी के अंदर इसी की तो तड़प नहीं है? योगी तो और चीजों के ऊपर अब तक तो पता नहीं कौन कौन सा मुकदमे दर्ज कर देते, और अब तक तो ना जाने वो किसकी किस संपत्ति को करवा देते, और केंद्र निर्णय ले नहीं पा रहा है। क्यों? रामदेव के विरुद्ध कहां आपका निर्णय लेने की क्षमता ढीली पड़ गई मुकेश जी? देखिए मैं आपको बताऊं कुलदीप जी, सबसे पहले तो रामदेव जी भाजपा से संबंधित नहीं,
उनका वो अपना निजी, चलिए देखिए देखिए नहीं, चलिए सबको पता है, लेकिन चलिए छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा वो भाजपा के मेंबर हैं। हालांकि उनकी जब डोज जो वो कोरोनिल जब करते हैं तो हर्षवर्धन और नितिन गडकरी दोनों बैठते हैं और वहां नहीं सीधा वो झूठ बोला जाता है कि WHO से अप्रूव है। प्रश्न उसका नहीं है, और नहीं है तो और भी अच्छी बात है ना, बीजेपी के नहीं है तो। प्रश्न तो ये कि वो कहता है किसी के बाप में दम नहीं तो मुझे गिरफ्तार कर ले। मेरा तो निर्णय है, देखिए मेरा तो प्रश्न यहाँ पर है साहब। देखिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हम्म, ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए, और रामदेव जी को भी समझनी चाहिए। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना मुकेश तंवर है, ना मोदी जी है, और ना ही कोई और शीर्ष वो तो मेरे नेतृत्व। देश की संवैधानिक व्यवस्था को ललकार रहा सीधा सीधा। और जहां तक बात उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, किसी का बाप नहीं गिरफ्तार कर सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल ये एक रिवाज सा बन गया है। छोटे भैये नेता भी और छोटे भैये जो यूट्यूबर्स है, वो एक जैसे वो एक शर्मा लड़का है, क्या नाम है उसका, वो भी कुछ ऐसी इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। किसी के बाप की चैलेंज करना तो एक तो मूर्खता वाले काम है। और जहां सर तक बात है, उनसे मैं माफी चाहूंगा, उन लोगों से जो यूट्यूबर और छोटे भैया इधर उधर, उनसे इसकी तुलना करना ठीक नहीं है। ऐसे तो दुनिया नहीं कुछ भी भौंकती रहे, कुछ भी कहती रहे। वो मैं माफी चाहूंगा, मैंने शब्द मेरे मुंह से भौंकना शब्द निकला, मैं क्षमा चाहूंगा, जी अपने जी शब्द नहीं वापस नहीं लेता हूँ। लेकिन ऐसे दुनिया कुछ भी कहती रहे। प्रश्न ये कि जिस स्तर का व्यक्ति है, जिस स्तर का व्यक्ति, उसके साथ प्रधानमंत्री की भी गलबैयां होती हैं, उसके साथ केंद्र के मंत्री भी बैठते हैं। प्रश्न ये कि उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जुबान संभाल कर बोलना चाहिए। केवल राष्ट्र नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे देश की छवि का, जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करता है। कम से कम तरीके से समझाया तो जा सकता था उसको। इस बयान को भी अगर वापस लिवा लिया जाता तो क्या बुराई थी। आपने भी कांग्रेस का जिक्र किया उस समय जब उसने कहा था मैं भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी करूंगा। कम से कम वहां उसने बयान तो वापस ले लिया था। यहाँ तो उसके लिए मजबूर ही नहीं किया गया इस प्रकार के बयान के लिए। मुकेश जी, देखिए जहां तक बात इस प्रकार का अगर उन्होंने बयान दिया है, तो मैं भी उस बयान की निंदा करता हूँ। और बहुत खूब, निंदा के साथ बहुत साथ खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। निंदा के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है बाबा रामदेव जी से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो अपने इस वक्तव्य को मुकेश इस जी बात हाथ क्यों जोड़ रहे अपने हैं? एक आदमी सीधा सीधा आपकी संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है, आप मैं हाथ जोड़ रहे मैं हैं आप लोग। क्यों मैं मुकेश जी? उनसे निवेदन, देखिए मेरे से वो आयु में बड़े हैं, और आयु मैं में बड़े, उनसे आयु निवेदन, में बड़ा कोई भी हो, कल को कोई हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटना करता है हमसे आयु में बड़ा, तो हम हाथ क्यों जोड़े नहीं मुकेश जी? वो आतंकवादी नहीं है, वो बड़े उन्होंने जीवन जीने, देखिए अगर उनमें मुकेश जी 100 आपने बुराई कहा वो है। आतंकवादी नहीं है। जो व्यक्ति का मैं भारत के सुरक्षा 7 जून 2011, जो व्यक्ति कहता है कि मैं भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी करूंगा, वो शायद उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं उस बयान पर नहीं जा आवेश रहा। वो तो यहाँ सीधे सीधे मेरे आवेश देश के संविधान को आवेश ललकार रहा है वो व्यक्ति। आवेश आवेश में दिया गया खैर बयान, उसका खंडन उन्होंने किया और वापस लिया। मैं ठीक, इसके लिए भी उनसे ठीक मतलब है। अपील करूंगा, अपने शब्द में भी थोड़ा सुधार करता हूँ, उनसे अपील करूंगा कि वो अपने इस बयान को वापस लें और भारतीय संविधान में आस्था रखें। और जहां तक बात है, योग गुरु वो है, मैं भी उनका बड़ा आदर करता हूँ। जीवन शैली बदला उन्होंने, बहुत लोगों ने उनको फॉलो किया, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स है। और ऐसे व्यक्ति को जहां नाम के आगे बाबा लग जाए या संत लग जाए, इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। हाँ, ये आपने, और साथ साथ जिन वस्त्रों को वो धारण करते हैं, मैं माफी के साथ जी, कहना चाहूंगा, ठीक है संत ना। मैंने ये हमारी सीखा। संत परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी परंपरा, ऋषि परंपरा है हम लोगों जी, की। जो तो ऋषि जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, तो ऐसे वस्त्र धारण करने के बाद उनको ऐसे आवेश भरे ये बात बिल्कुल वक्तव्यों से बचना चाहिए, बिल्कुल। बयानबाजी ऐसी नहीं करनी चाहिए, चलिए ऐसा मेरा अपना मानना ठीक है। तो कुल मिलाकर ये मुकेश तंवर जी, हमने जो चर्चा की कि वो कहते हैं ना चांद जाने तक कहाँ खो गया, कि जो जिस प्रकार के सख्त निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, आज वो निर्णयों से कहीं ना कहीं भटक तो रही नहीं, है। भविष्य में भी सख्त निर्णय आपको देखने को मिलेंगे मुकुल जी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस बात के लिए। वो कहते हैं ना बहुत अभी गाना बहुत है से कि ये मुद्दे हैं। जो चांद छुपा ये तारे छुपे हैं, वो किस प्रकार का गाना है। और बाकी कुल मिलाकर वही, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो जाने। ठीक है मुकेश तंवर जी, नमस्कार इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुकेश तंवर जी नमस्कार इंडिया के साथ बेबाक चर्चा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर निकले। अब 2 गज की दूरी तो मुझे नहीं पता मेंटेन हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, मास्क बहुत बढ़िया मास्क वाला मास्क। मास्क जरूरी, मैं भी सबसे ये अपील करूंगा, 2 गज की दूरी।